Very good evening, everybody. This is the second class for the economics on semester 2, right? So today we are going to start with the budget surplus. Previous class में हमने 3 सेक्टर मॉडल के मल्टीप्लायर से डिस्कस कर लिया था, ठीक है बेटा। बजट सरप्लस बेसिकली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको समझना है। जब हम गवर्नमेंट की बजट की बात करते हैं, देखिए प्लीज ध्यान से, जब हम गवर्नमेंट के बजट की पॉइंट बात करते हैं, वैसे तो बजट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मेजर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एक गवर्नमेंट की हमारे पास रिसीट साइड्स होती है, एस्टिमेटेड रिसीट्स, और एक होता है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। हम सिर्फ वही कंपोनेंट्स यहाँ पे उठा रहे हैं जो हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट है। रिसीट्स के नाम पे हमारे पास टैक्सेस है, 2 तरीके के टैक्सेस है, एक लमसम टैक्स लगे हुए हैं और एक प्रोपोर्शनल टैक्स लगे हुए हैं, राइट। और एक्सपेंडिचर के नाम पे हमारे पास 2 एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है और एक हमारे पास ट्रांसफर दे रखा है। तो गवर्नमेंट कहती है कि मेरे पास आ कह रहा है लमसम टैक्सेस प्लस प्रोपोर्शनल टैक्सेस, और मेरे पास से जा कह रहा है एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का है प्लस में ट्रांसफर्स। इन दोनों के जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे बजट सरप्लस का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा सर, बजट कैन बी सरप्लस, बजट कैन बी इन डेफिसिट एंड बजट कैन बी बैलेंस्ड। हमारे पास टर्म बजट सरप्लस ही है, हम हमेशा बजट सरप्लस ही लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये बजट सरप्लस इज इक्वल्स टू लमसम टैक्स प्लस प्रोपोर्शनेट टैक्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस ट्रांसफर, ठीक है। मैं यहाँ पर बजट सरप्लस को ऐसे ही लिखूंगा। हाँ, अगर ये पॉजिटिव आता है, अगर बजट सरप्लस मेरा पॉजिटिव है, तो सच में हमारे पास क्या है, सरप्लस बजट है, कि गवर्नमेंट के रिसीट्स ज्यादा है तो एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। और अगर बजट सरप्लस मेरा नेगेटिव आता है तो बेसिकली ये क्या है, डेफिसिट बजट है। और अगर मेरे पास बजट सरप्लस 0 आता है तो हम इसको बैलेंस बजट बोलते हैं, राइट। लेकिन टर्म हमारे पास हमेशा ही क्या रहेगी, बजट सरप्लस रहने वाली। अब नाउ कितना हमारे सिलेबस में इसका क्या इनकॉर्पोरेशन है, वो आपने यहाँ पे ध्यान से देखा। देखो जी, हमको थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको एनालाइज करना है। आप इस बजट सरप्लस के कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं तो एक लमसम टैक्स लगा हुआ है, एक प्रोपोर्शनेट टैक्स रेट लगा हुआ है, टैक्स रेट, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और एक ट्रांसफर है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि अगर लमसम टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो बताओ बजट सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि वो कम हो गए, ज्यादा होगा। ये लमसम टैक्स कम हो गए तो बताओ बजट सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आया है तो बजट सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट होगा। ट्रांसफर और बजट सरप्लस में क्या रिलेशनशिप है। इस तरीके से किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट का इम्पैक्ट पूछेगा बजट सरप्लस के ऊपर। क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे, किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट का इम्पैक्ट पूछेगा कि बजट सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट है। जो एक लेमैन है, वो जिसको इकोनॉमिक्स थोड़ी सी नॉलेज थोड़ी रिलेटिवली कम है, सपोज करो ध्यान से, मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स होता है। प्लीज लुक एट द स्क्रीन्स। हमने कहा कि अगर ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, लेट सपोज, यानी कि एक नेगेटिव वाली आइटम बढ़ रही है, तो आंसर छोटा हो रहा होगा। एक नेगेटिव वाली आइटम बढ़ रही है तो आंसर क्या हो रहा होगा, छोटा हो रहा होगा। लेकिन इतना आसान नहीं है ये, बिकॉज बिकॉज जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उसकी वजह से इनकम भी बढ़ती है, उसकी वजह से इनकम भी बढ़ती है। और जितने से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता उतने से नहीं बढ़ती, मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्फा जी हमने कैलकुलेट किया है विच इज वॉज द मल्टीप्लायर, उसकी वैल्यू 5 है लेट अस सपोज, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर 100 रुपए से बढ़ता है तो इनकम 500 रुपए से बढ़ती है, अगर मल्टीप्लायर 5 है। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़ रही है और ज्यादा इंपैक्ट से बढ़ रही है। तो यानी कि एक नेगेटिव वाली आइटम बढ़ रही है देखिए, और एक पॉजिटिव वाली आइटम बढ़ रही है। और पॉजिटिव, बच्चा कहता है सर पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, कैसे ज्यादा होगा भैया, ये टैक्स रेट एक फ्रैक्शन है, ये मैग्नीट्यूड को रिड्यूस भी कर रहा होगा। तो व्हाट विल बी द नेट इंपैक्ट ऑन द बजट सरप्लस, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो लोग कहते हैं कि सर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ टी, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एमपीसी एस पे डिपेंड करता है। द आंसर बिग नो। इकोनॉमिक्स में जब भी कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हमारे पास आए तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू यूज द कैलकुलस। आप कैलकुलस का इस्तेमाल करिए।
हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि बजट सरप्लस में क्या चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब लमसम टैक्सेस में और ट्रांसफर में चेंज नहीं करेंगे और टैक्स रेट में चेंज नहीं करेंगे। इनकम तो बाय डिफॉल्ट चेंज होनी ही होनी है, बिकॉज इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंजेस, इनकम आल्सो चेंजेस बाय द मल्टीप्लायर इफेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? हाँ जी। Yes. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, चेंज इन बजट सरप्लस ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नॉर्मल मैथमेटिक्स कैलकुलेट किया, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा जी, लमसम टैक्सेस का ट्रांसफर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, टी कोफिशिएंट एज इट इज आ जाएगा, टी एज इट इज आ गया, और y को डिफरेंशिएट करूंगा क्या आएगा, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और g को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू g, तो आंसर इज 1। भूमिका जी हैंड रेज्ड है, सवाल कर सकते हैं। सर सॉरी सर, एक बार आप रिपीट कर दोगे, मेरा नेट नहीं चल रहा था डिफरेंशिएशन से पहले। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे बजट सरप्लस हमारे पास एक इक्वेशन है, ये यहाँ तक पता है, ये भी नहीं पता? इससे थोड़ा सा पहले कर दो, वैसे मेरे को आता है, पर आप कर दो, चलो थोड़ा सा पहले। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। सर कर दो आप अभी समझना स्टार्ट करिए मैम, वरना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ऐसे बैक एक एक करके बैकअप दूंगा तो यहाँ पे तो फिर हो गया काम मेरा, ठीक है? प्लीज आप एक बार कॉन्टिन्यूशन में देखिए। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया इस फंक्शन को। नाउ ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, इसको कैसे रीड करेंगे आप? चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे रीड करेंगे? अगर आप मेरी नजरों से देखेंगे, ये दिखाई देगा आपको, change in y due to change in government expenditure is what? Alpha g, that is the multiplier. बोलिए, Yes, sir. that is alpha g, that is the multiplier. What I am doing, I know this thing very well that it is what? P alpha g minus 1, and the value of alpha g is what? 1 upon 1 minus c prime 1 minus tax rate minus 1, मैंने LCM लिया, 1 minus c prime 1 minus tax rate, इधर आ गया और ये अंदर चला गया, 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, 1 माइनस सी प्राइम प्लस सी प्राइम टैक्स रेट डिवाइड बाय 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट, फर्दर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, p माइनस 1 प्लस सी प्राइम माइनस सी प्राइम t डिविजिबल बाय 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। कोई डाउट है यहाँ तक जी किसी को? अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से और इसमें से और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल रहा हूं। देखिए कैसे कर रहा हूं, मैंने क्या किया, इनमें से मैंने सी प्राइम कॉमन निकाला, लेफ्ट इज 1 माइनस टी, और ब्लू वाले जो हमने हाईलाइट किया उसमें से मैंने -1 कॉमन निकाल दिया, तो आई गॉट 1 माइनस टी डिवाइड बाय 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। अब 1 माइनस टी फिर कॉमन निकाल, नॉर्मल मैथमेटिक्स, क्या बचा मेरे पास अंदर, सी प्राइम माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। अब इसमें से सी प्राइम माइनस 1 में से मैंने क्या कर दिया, दोबारा से 1 को नेगेटिव को कॉमन निकाल दिया, तो चेंज इन बजट सरप्लस ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेरे पास कैसा हो गया, -1 माइनस टैक्स रेट 1 माइनस सी प्राइम डिविजिबल बाय 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। इट लुक लाइक दिस, राइट? अब इसको ध्यान से जरा देखना प्लीज, एक बार एक एक करके एलिमेंट दिखा रहा हूं। 1 minus t must be positive because t is a fraction, less than 1 tax rate है। MPC is also less than 1, तो 1 minus t भी पॉजिटिव होगा, 1 minus c प्राइम भी पॉजिटिव होगा, राइट? और ये डिनोमिनेटर में लिखा है, तो 1 अपॉन दिस
is nothing but the multiplier. ये तो पॉजिटिव होना ही होना है, it cannot be negative. तो ये बॉक्स में इस समय जो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव होना ही होना है, और ये बाहर जो नेगेटिव है ये इसको आंसर को क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बजट सरप्लस को अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी बार, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो व्हाट इट मींस, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। इट मींस budget surplus and government expenditure are inversely related. ये inversely related है, irrespective of the value of multiplier, irrespective of the value of the tax rate, MPC, budget surplus और government expenditure जो है inversely related है। तो अगर यहाँ पे government expenditure बढ़ेगा तो budget surplus कम होगा, और you can say government expenditure अगर कम होगा तो मेरा budget surplus increase हो जाएगा, right? प्राची जी हैंड रेज्ड है लेकिन विदाउट कैमरा, आई विल नॉट एंटरटेन योर क्वेरी। ओपन अ वेबकैम एंड टॉक प्लीज। प्राची आई एम वेटिंग। सर मैं ये कह रही हूँ कि 1 माइनस टी पॉजिटिव कैसे? मैम टी क्या है, टैक्स रेट। टी इज द टैक्स ओके रेट। सर। टैक्स रेट 100% ज्यादा हो सकता है, 99% टैक्स है तो भी तो टी की वैल्यू 0.99 हुई। तो 1 माइनस टैक्स रेट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर ना। ओके ओके सर। तनिषा जी आप सवाल कर सकते हैं। सर अभी जैसे आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का वही मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। मैंने कहा अगर हम इसको नॉर्मली इक्वेशन को देख रहे थे तो हम ऐसे सोच सकते हैं विदाउट मैथमेटिक्स, हाँ ये बढ़ रहा है, उससे ज्यादा से ये बढ़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ टी इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन ऐसा है नहीं। फॉर श्योर देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, राइट सर। राइट। ऐसे सिमिलरली जैसे आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में उसने पूछा तो वो आपसे किसी और वेरिएबल के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो एक एक करके फटाफट से हम कर लेते हैं, देखते रहना बच्चे ध्यान से प्लीज। सर उसी में मैं चेंजेस करके दिखा दूं क्या थोड़े थोड़े? चलिए चल दोबारा कर। अगर मान लीजिए वो पूछता है कि बताओ जी अगर ट्रांसफर्स में कोई चेंज आता तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो व्हाट आई विल डू, वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर्स। तो चेंज इन बजट सरप्लस ड्यू टू चेंज इन ट्रांसफर्स। देखना बच्चे ध्यान से, लमसम टैक्स से डेरिवेटिव 0, गवर्नमेंट एक्सपेंस डेरिवेटिव 0, ट्रांसफर का 1, टी आगे एज इट इज कोफिशिएंट है। दिस इज चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन ट्रांसफर्स -1। बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, यहाँ गलती करता है बच्चा एग्जाम के अंदर। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, ट्रांसफर मल्टीप्लायर। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर मल्टीप्लायर, याद है? इट इज C prime alpha C G. prime G alpha G। prime into alpha. C prime alpha याद G. आया जी? It is C prime alpha G. What is the value of alpha G? We know this thing, that 1 minus C prime, 1 minus tax rate minus 1, LCM लीजिए सीधा सीधा, 1 minus C prime, 1 minus tax rate, it is C prime T minus, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा साथ साथ, 1 minus C prime plus C prime T, तो C prime T minus 1 plus C prime minus C prime T डिवाइड बाय 1 minus C prime, 1 minus tax rate, इससे कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव आपने कॉमन निकाल दिया, 1 minus C prime डिविजिबल बाय 1 minus C prime, 1 minus tax rate, again it is negative, right? तो बजट सरप्लस एंड ट्रांसफर्स आर इनवर्सली रिलेटेड, अर्शिन जी सवाल कर सकते हैं। Sir, I have done this part.
बट आई थिंक ये हमारे में नहीं है फॉर बीकॉम ऑनर्स। आई हैव सीन सम क्वेश्चंस उसमें था कि बजट सरप्लस एंड बजट डेफिसिट का सिंपल डिफरेंशिएशन था, बट आई डोंट थिंक कि डेरिवेशन जो है वो पार्ट है। सर प्लीज मैम टेल। आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा नहीं कि डेरिवेशन है, वो आपसे इतना पूछेगा कि अगर ट्रांसफर्स में चेंज आया तो बजट सरप्लस में क्या चेंज आएगा। अब आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं ये आपकी प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट वी हैव, हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देख लिया, ट्रांसफर देख लिया। नेक्स्ट वी हैव लमसम टैक्सेस। जस्ट गिव अ ट्राई प्लीज, करिए, आप लोग को ट्राई करिएगा, हो जाएगा, बहुत आसान है। डिफरेंशिएट with respect to lump sum tax, the change in budget surplus due to change in lump sum tax, t bar का derivative 1, small t as it is, change in income due to change in lump sum tax, और इन दोनों के डेरिवेटिव होता है 0 हो गए, राइट। देव सन्ना जी सवाल करिए प्लीज। तो लाइक जो एमपीसी है, लाइक कोई सिंपल नेम है कि उसे हम लोग सी प्राइम भी बुला सकते हैं? एमपीसी को आप सिंबल जो देते हैं बेटा, ये सी प्राइम है, सी प्राइम इज नथिंग बट एमपीसी। यस सर। क्वेरी तो कहाँ मतलब है? ये सिर्फ नेम ऑफ कॉलिंग है, हाँ जी, इट्स एक नेम है सी प्राइम, बट हाँ इट नाम एक्चुअली है। इस जैसे आप इसको सी बार बोलते हो, इसका नाम सी प्राइम है, इस सिंबल का नाम सी प्राइम है। ऐसे इसको बोलेंगे सी कैप, तो सिंबल का नाम सी प्राइम है तो ये एमपीसी। ओके सर, थैंक यू सर। इसको सॉल्व कीजिए प्लीज। 1 माइनस सी टी, सी प्राइम टी अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। तो एलसीएम लीजिए इसका, 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट 1 माइनस सी प्राइम प्लस सी प्राइम टी माइनस सी प्राइम टी, ये कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ 1 माइनस सी प्राइम अपॉन में 1 minus C prime 1 minus tax rate. This is positive. So budget surplus and lump sum taxes are directly related. तनिषा एक मिनट आ रहा हूँ बस, लेट मी कंप्लीट वन थिंग। एक चीज देखना बच्चे ध्यान से प्लीज। यहां पर आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। यहां पर आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया? ट्रांसफर मल्टीप्लायर। यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट किया? टैक्स मल्टीप्लायर। हमें मल्टीप्लायर से अच्छे से आते हैं। तनिषा सवाल कर सी प्लीज। तो इन सब केसेस में से 1 माइनस सी प्राइम अपॉन 1 माइनस सी प्राइम ये कैंसिल आउट नहीं कर देंगे हम? कैसे कैंसिल आउट कर देंगे मैडम? मैडम ये आपको ब्रैकेट दिखाई दे रही है कोई? कैसी बात करते हैं आप? नहीं, ठीक, राइट। शिव्या जी, सर वहाँ पर जो साइन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है ना, बिकॉज ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है ना? और इक्वल टू भी हो सकता है बिकॉज इक्वल टू कैसे हो सकता है? एमपीसी 1 भी हो सकता है सर। हाँ, एक्सट्रीम केसेस की हम जनरल डिस्कशन नहीं करते हैं यहाँ पे। सर बट हो सकता है। हो सकता है, लेकिन फिर हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर फर्स्ट और डेरिवेटिव 0 आ गया तो दे आर इंडिपेंडेंट, यस सर। तो हम उसको एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं कंसीडर करेंगे। ओके। जो सबसे रेलेवेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लीज सुनिए, कैमरास ओपन करिए। ये आपने टैक्स मल्टीप्लायर सब्स्टिट्यूट किया, ये आपने गवर्नमेंट ट्रांसफर मल्टीप्लायर सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर सब्स्टिट्यूट किया, राइट। यहाँ पे आप पर्टिकुलर मल्टीप्लायर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है वो आपसे ये कह दे कि भैया, एक कॉपी कर लो इसको, कि अगर टैक्स रेट बदल गया, क्या बदल गया? अगर टैक्स रेट बदल गया तो बताओ बजट सरप्लस पे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे? तो मैथमेटिकली वी कैन से दैट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस बजट सरप्लस विद रिस्पेक्ट टू टैक्स रेट। हम कर लेंगे। चेंज इन बजट सरप्लस
ड्यू टू चेंज इन टैक्स रेट। हम कैलकुलेट कर लेंगे, निकल भी जाएगा आंसर। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, इसका कभी मल्टीप्लायर नहीं हो सकता, बिकॉज मल्टीप्लायर किसका होता है? ऑटोनोमस कंपोनेंट्स का। तो जब वो बोलेगा टैक्स मल्टीप्लायर, तो इसका मतलब लमसम टैक्स मल्टीप्लायर। स्मॉल टी की वजह से ऑब्वियसली इनकम में चेंज आएगा। वी विल कैलकुलेट चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स रेट, वी विल डेफिनेटली कैलकुलेट। लेकिन दिस चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स रेट, इसको टैक्स मल्टीप्लायर मत बोलना। कि मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू चेंज इन द autonomous component of the aggregate expenditure, where the tax rate is the component of the proportionate taxes, right? समझ रहे आप मेरी बात को? नहीं समझ रहे? Yes. हम कैलकुलेट तो करेंगे इसको, लेकिन जब टैक्स मल्टीप्लायर का, इस टॉपिक के बाद जब भी टैक्स मल्टीप्लायर का जिक्र होगा, तो वी विल ऑलवेज कंसीडर द टैक्स, विच टैक्स? लम सम टैक्स, नॉट द टैक्स रेट। शिव्या जी सवाल करिए, आपका हैंड रेज्ड है। शिव्या सवाल करिए बेटा, हैंड रेज्ड है आपका। सर वो जो कंपोनेंट हमने अभी इससे पहले पढ़ा है कि ड्यू टू चेंज इन लमसम टैक्स, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं? उसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं सर? प्रैक्टिकली तो देखिए यहाँ पे कैसे आपको एग्जांपल क्या दूं, मतलब गवर्नमेंट कोई भी लमसम टैक्स अगर इंक्रीज कर रही है, तो गवर्नमेंट के रिसीट्स बढ़ रही है, उसका बजट सरप्लस पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ये प्रैक्टिकल कुछ नहीं आ सकता बच्चे, बिकॉज यहाँ पे आपने कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स लिए बजट सरप्लस के। बजट इतना छोटा नहीं होता, गवर्नमेंट के बजट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे आपने उसमें से कुछ चुने हुए एलिमेंट्स लिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट? ये सब एकेडमिक्स है, इसमें आई डोंट थिंक टू मच अबाउट द प्रैक्टिकलिटी, दिस इज ऑल अबाउट द एकेडमिक कोर्स। अब एक बात सुनिए, लमसम टैक्स इसमें चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है? ये तो खुद ही मेरा वेरिएबल, और इनकम में डेफिनेटली चेंज आने वाला है। तो अगर टी भी मेरा वेरिएबल और वाई भी मेरा चेंज आएगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। तो मैंने लिखा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आ गया जी। अब मेरी एक बात सुनना, मैं मैथमेटिकली बिल्कुल निकालूंगा dy बाई डी टी, लेकिन दिस dy बाई डी टी इज नॉट टैक्स मल्टीप्लायर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, dy बाय कैपिटल ये है, तो ये टैक्स मल्टीप्लायर है। इसको हम कैलकुलेट तो करेंगे dy बाय डी टैक्स रेट, बट उसको नाम टैक्स मल्टीप्लायर नहीं देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? से यस और नो? Yes, sir. Yes sir. नाउ लुक एट द स्क्रीन्स प्लीज। हमें dy बाय dt निकालना है, तो y व्हाट इज द लेवल ऑफ इनकम? इक्विलिब्रियम इनकम क्या होती है? y क्या होता है? हाँ जी बताइए, क्या होता है? 1/1 माइनस c प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट इनटू में बार द इक्विलिब्रियम इनकम, राइट? और a बार के कंपोनेंट क्या है? c बार, i बार, g बार, c प्राइम ट्रांसफर माइनस c प्राइम लमसम टैक्सेस। इसमें कहीं पर भी स्मॉल टी है? नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मैं डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कोई स्मॉल टी एलिमेंट होता तो हमको देखना पड़ता, लेकिन इसमें कहीं भी स्मॉल टी नहीं है, तो वी विल कंसीडर एट इज अ कांस्टेंट व्हाइल डिफरेंशिएटिंग इट। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टैक्स रेट। देखो इस 1/x, इट इज 1/x ना? हाँ जी। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है जी? माइनस 1/x स्क्वायर। और जिसको आपने x माना है, यानी कि इसको, इसको आपने x माना है, इसे हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 दिखाई दे रहा है मेरे को, माइनस एमपीसी का डेरिवेटिव भी 0 दिखाई दे रहा है मेरे को, प्लस सी प्राइम टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? सी प्राइम मिल जाएगा, इनटू में सी प्राइम, और ए बार मेरा एज टी देखकर। So this is the value of change in income due to change in the tax rate. इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर, तो इट विल बी द टैक्स रेट, पहले से लिखा हुआ है। इसके बदले मैंने क्या लिखा? माइनस सी प्राइम ए बार माइनस सी प्राइम ए बार डिवाइड बाय 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट का होल स्क्वायर।
प्लस वाई प्लस वाई। कोई डाउट यहां तक किसी को? हाँ जी, कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का से? अच्छा, मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी करके दिखाना चाह रहा हूं आपको, आप अगर समझना चाहे तो देख सकते हैं। बच्चे प्लीज देखना एक बार, मैं कहो तो यहीं पे तोड़ देता हूँ इसको, ठीक है, कहो तो यहीं तोड़ देता हूँ, कहीं कोई कहोगे तो यहाँ ले आऊंगा, जैसे आप बोलेंगे। देखिए, मैं इसको चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, 1/1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट को अलग कर दिया, इनटू में ए बार माइनस सी प्राइम अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बताइए मैंने क्या किया, इस डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दिया होल स्क्वायर को, राइट। उसके बाद ये वाला जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग एक बार, ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम इनकम ही तो है, इट इज नथिंग बट वाई। यस और नो? यस सर। तो Yes. ये y बन जाएगा, तो y इंटू में माइनस सी प्राइम अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, क्या है, माइनस सी प्राइम स्क्वेयर हटा रहा हूँ यहाँ से, और इसके बदले क्या लिख दूँ यहाँ पे, सिर्फ y। चलेगा? हाँ जी, चलेगा काम? अब मैंने यहाँ से y को कॉमन निकाल दिया, y को कॉमन निकाल के सिंपली एलसीएम ले लीजिए, y कॉमन निकला, एलसीएम आया 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट माइनस सी प्राइम टी प्लस 1 माइनस सी प्राइम प्लस सी प्राइम टी। सी प्राइम टी कैंसिल आउट हो गए, तो 1 माइनस सी प्राइम अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाई में इनकम। देखो जी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इनकम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो होल आंसर इज पॉजिटिव। द होल आंसर इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, बजट सरप्लस एंड टैक्स रेट आर डायरेक्टली रिलेटेड, आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये बात सबको समझ में आती है जी? तो अगर टैक्स रेट बढ़ेगा तो बजट सरप्लस इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा। शिव्य सवाल कर सकते हैं? सर सेकंड स्टेप से क्लियर नहीं हुआ। बता बेटा, क्या ये वाला? सर y को जो सब्स्टिट्यूट किया है ना आपने, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, मैंने जो डी बाई डी टी की वैल्यू निकाली है, हाँ जी वो सब clear। ये वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी है, माइनस सी प्राइम वाई अपॉन में समथिंग। ठीक है शिव्या? सर नहीं आया इसमें। बेटा ये क्लियर है आपको यहाँ तक, ये वैल्यू? यस सर ये तो देखो क्लियर। ये वाई, ये रहा वाई, माइनस एमपीसी 1 माइनस एमपीसी 1 माइनस टैक्स रेट, ये रहा। सिंपली सब्स्टिट्यूट करिए ना, इसके बदले में डी वाई बाई डी टी के बदले ये वाली वैल्यू। ओके सर क्लियर। शिव्या इकोनॉमिक्स है कोई और कोर्स है? सर आगे समझ गए। अब पूछ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स है कोई और कोर्स है? हाँ जी सर इकोनॉमिक्स है। मैथ थोड़ा स्ट्रांग रख ले, रुला देगा वरना इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ध्यान रखिए। ये तो कोई मैथ्स ही नहीं है, तो बेसिक मैथमेटिक्स है। चलिए जी, यहाँ तक कहानी सबको क्लियर है? तो ये हमने देखा कि बजट सरप्लस में अगर किसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो कोई भी कंपोनेंट चेंज करवा देगा, इधर जी बार, ट्रांसफर, लमसम टैक्स या टैक्स रेट। चारों केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। दक्षी कैमरा ओपन करके मुझसे बात कर सकते। So in general क्वेश्चन लाइक डेरिवेशन नहीं आएगी इसकी, ऐसे ही लाइक क्वेश्चन आएगा ना कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर बाई हाँ, चांस तो आप अपने आंसर को सपोर्ट देने के लिए डेरिवेशन देंगे। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। अब एक चीज और देखिए, लगे हाथ एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस।
आज ISLM स्टार्ट नहीं करूंगा, लेकिन ISLM ना स्टार्ट करके भी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स है, ठीक है जी, बहुत कुछ है मेरे पास पढ़ाने को, देखते रहिए आप। फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस, ठीक है। देखिए दोस्त, ये जो नाम आया है फुल एम्प्लॉयमेंट, जस्ट स्टॉप राइटिंग, जस्ट लुक एट द स्क्रीन प्लीज। किसी ने नहीं पढ़ा होगा, मैं नॉर्मली पढ़ाता भी नहीं टॉपिक वाला, आप अच्छे लग रहे हो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज। देखो, हमारी इकोनॉमी में दो बजट सरप्लस होते हैं, एक होता है एक्चुअल बजट सरप्लस और एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस। ध्यान सुनना प्लीज, कहानी क्या है ये। मैं कहता हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूं मेरी इकोनॉमी है एक, तो ठीक है बताओ जी क्या है। मैं कहा ये मेरी इकोनॉमी है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो रेड डॉट्स हैं ये सारे मेरे क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, राइट। कहते हैं ये जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्या ये फुली एम्प्लॉयड है? मैंने कहा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कहते हैं अभी क्या है? मैं कहा अभी नहीं है फुली एम्प्लॉयड, देयर इज सम अनएम्प्लॉयमेंट इन माई इकोनॉमी, ठीक है। कहते हैं अभी ये सारे लोग काम कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा इसमें से कुछ लोग अभी काम नहीं कर रहे, ये जो बड़ा एरिया है ये वाले लोग काम कर रहे, कुछ लोगों के पास अभी काम नहीं है। तो कहते हैं इसका मतलब ये लोग एक्चुअल आउटपुट कितना बना रहे, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउट, और यू कैन से एक्चुअल जीडीपी, एक ही बात है। मैंने कहा जी अभी इतना बन रहा है। कहता अगर ये सारे फुली एम्प्लॉयड होते, अगर होते तो कितना बनाते, तो उसको हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, या कभी कभी इसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल जीडीपी। क्या बोल देते बेटा? पोटेंशियल जीडीपी। की हमारी इकोनॉमी के जब सारे के सारे रिसोर्सेस फुली एम्प्लॉयड होंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट कितना बना सकते हो? हमने कहा जी हम बना सकते हैं 22 स्टार, ठीक है। अभी कितना बना रहे हो? वाई। मैक्सिमम कितना बना सकते हो? वाई स्टार। मैक्सिमम का मतलब जब मेरी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होंगे, उस टाइम पर इकोनॉमी का आउटपुट लेवल क्या होगा? मैंने कहा इट इज वाई स्टार। कहते बजट सरप्लस क्या होता है? मैंने कहा आपको फॉर्मूला बताया, मैंने कहता फॉर्मूला लिख के दिखाओ जी। मैंने कहा फॉर्मूला होता है जी लमसम टैक्स प्लस प्रोपोर्शनल टैक्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस ट्रांसफर्स। कहता है एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, ये तो तीनों ऑटोनॉमस है। मैंने कहा बिल्कुल तीनों ऑटोनॉमस है। कहता है ये इनकम पे डिपेंड नहीं करते। मैंने कहा ऑटोनॉमस का मतलब ही भाई वो होता है जो इनकम पे डिपेंड ना करे, राइट। तो कहते हैं इसका मतलब बजट सरप्लस में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऐसा है जो हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। मैंने कहा बिल्कुल। कहता कौन सा? मैंने कहा दैट इज द प्रोपोर्शनेट टैक्सेस, दैट इज द प्रोपोर्शनेट टैक्सेस। मान लीजिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, मान लीजिए आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो 1000 है, लेकिन अगर सारी इकोनॉमी के रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हो जाए तो आप 1200 भी बना सकते हो। बन नहीं रहा, बना सकते हो। कहता व्हाट इज द टैक्स रेट? मैंने कहा टैक्स रेट इज 10%। तो एक्चुअल प्रोपोर्शनेट टैक्सेस आपको कितने मिल रहे होंगे अभी? 100। एक्चुअल प्रोपोर्शनेट टैक्सेस कितने रिसीव कर रही होगी सरकार? 100। 1000 का 10%। और अगर कभी जिंदगी में फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हो गई, अगर हो गई, उस समय सरकार कितने टैक्स रिसीव करेगी प्रोपोर्शनेट? 120। तो कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल बजट सरप्लस को, मैं ये एक्चुअल बजट सरप्लस है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस है। तो दिस इज टी बार प्लस टी, वाई को रिप्लेस कर दिया वाई स्टार से, राइट। अब देखो मैं इसका क्या कर रहा हूं, मैं इसको ना सिर्फ ये बी एस और बी एस स्टार लिख रहा हूं, बी एस और बी एस स्टार। आपको समझाने के लिए देता हूं, जब खाली बी एस लिखा तो इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअल है, इट इज एक्चुअल बजट सरप्लस। और जब बजट सरप्लस स्टार लग गया तो इट इज
फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस, सिंबल है ये। तो कहता है सरकार के पास कितना पैसा सरप्लस के फॉर्म में आएगा। तीन एलिमेंट्स तो कॉमन है, चाहे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो या फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो। मैं क्या बिल्कुल बात है, दीज आर द ऑटोनॉमस कंपोनेंट। ओनली the change in the collection of proportionate tax, only the change in the collection of proportionate tax will change the budget surplus in the situation of underemployment and in the situation of full employment. Say yes or no? अगर मैं बोलूं कि this is my equation number 1 and this is my equation number 2, subtract 1 from 2, तो budget surplus star minus budget surplus, what I will get? ये तीन तो कैंसिल हो जाएंगे सारे। We are left with ty star minus ty. Yes or no? ty star minus ty. तो टैक्स रेट अगर मैं कॉमन निकाल दूं, इट विल बी y स्टार माइनस y। समझ में आया कहानी? तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कहता है कि एक्चुअल बजट सरप्लस में और फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस में जो डिफरेंस आता है दैट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्सेस। और अगर इकोनॉमी में प्रोपोर्शनेट टैक्सेस है ही नहीं, मान लेते इफ स्मॉल टी इज 0, अगर हमारी इकोनॉमी में प्रोपोर्शनेट टैक्सेस है ही नहीं, इकोनॉमी में चाहे बजट सरप्लस फुल एम्प्लॉयमेंट का हो या अंडर एम्प्लॉयमेंट का हो, गवर्नमेंट की रिसीविंग सेम रहेगी। बिकॉज गवर्नमेंट की जो रिसीविंग में फर्क आ रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है? प्रोपोर्शनेट टैक्सेस की वजह से आ रहा है। अदरवाइज इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो मर्जी हो, जितनी मर्जी अनएम्प्लॉयमेंट हो, सरकार हमेशा सेम पैसा ही रिसीव करेगी, सेम पैसा ही खर्च करेगी, उसके बजट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोपोर्शनेट टैक्सेस द गवर्नमेंट बजट will change in the presence of underemployment and in the situation of full employment. समझ में आती है दोस्त कहानी? हाँ जी। Yes, sir. Only collection of proportionate taxes, only collection of proportionate, only due to collection of proportionate taxes there is difference between full employment budget surplus and actual budget surplus. Right guys? समझ में आती है इतनी बात सबको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? No, सर। sir. कैमरास ओपन करें तो अगर आप कैमरास क्लोज करेंगे ना यार, फिर मेरे को मजा नहीं आता पढ़ाने में। लिटरली एंजॉय करता हूँ इस क्लास को जब आप लोग सामने बैठे होते हैं। प्लीज ओपन वेब। क्लियर है जी कहानी सबको यहाँ तक? से यस और नो? Yes. sir. Yes. चलो एक छोटा सा Yes, टॉपिक sir. और करते हैं, देखिए ध्यान से क्या है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। भव्य साहब सवाल करिए। बस ये मत पूछना कि ये मेरे सिलेबस में है या नहीं, उसके अलावा पूछना बस। बोलिए। सर मुझे ये पूछना है, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस होता है, ये इसकी वजह से ही मतलब ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, मतलब इसकी अजम्पशन में ही? नहीं, तो क्लासिकल थ्योरी अलग चीज थी, दैट इज नॉट दिस। हम क्लासिकल्स की बात ही नहीं कर रहे यार, अभी द कीन्स थ्योरी चल रही है, वो अलग कहानी थी। आएगा जब क्लासिकल थ्योरी 1917 में वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ, कैसे ग्रेट डिप्रेशन आया, सब बताएंगे क्लासिकल जब पढ़ेंगे। मतलब हमारे से कनेक्टेड है ये सारा? हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है। ठीक है सर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, सुनना ध्यान से बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक। एक बार इसको देखते हैं कि नाम क्यों रखा है इसका। हम सबके घरों के अंदर एसी लगे हुए हैं, ठीक है जी, मैक्सिमम लोगों के घर में एसी लगे हुए। एसी के बराबर में एक इंस्ट्रूमेंट चिपका के छोटा सा रखा हुआ होता है ना, रखे होता है ना, इंस्ट्रूमेंट लगाया होता है एसी के बराबर में।
स्टेबलाइजर्स कहते हैं उसको। क्यों लगाया जाता है ये इंस्ट्रूमेंट? हाँ जी, सारथी साहब आप बताएंगे, सारथी गर्ग जी। एसी के बराबर में एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया जाता है, स्टेबलाइजर्स है, या और भी जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है। पहले तो रेफ्रिजरेटर्स के साथ भी रखा जाता था, लेकिन आजकल इनबिल्ट हो गया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो स्टेबलाइजर्स रखे जाते हैं, ये क्यों रखे जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं सारथी जी? सर करंट का कभी फ्लो ज्यादा हो जाता है और कभी कम, तो उसको हाँ मेंटेन। बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी जो हमको एनडीपीएल या बीएसईएस जो भी इलेक्ट्रिक प्रोवाइडर है, वो करंट जो है कभी उसकी वोल्टाज जो है कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। कभी इसके ज्यादा और कम होने चक्कर में जो हमारा डिवाइस लगा है, टीवी लगा है, फ्रिज लगा है, एसी लगा है, कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टेबलाइजर क्या करता है, जब पीछे से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ओवरफ्लो होती है तो वो उसे रिड्यूस करता है ताकि डिवाइस तक नॉर्मल सब कुछ पहुंचे, और अगर फ्लो कम होता है तो वो उसको बढ़ा देता है ताकि फ्लो नॉर्मल पहुंचे। एसी की वर्किंग ठीक से चलती रहे, एसी ठीक से अपना काम करता रहे, बिजली का करंट कम ज्यादा होने की वजह से, बिजली का करंट कम ज्यादा होने की वजह से उसकी वर्किंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने स्टेबलाइजर को इंस्टॉल किया हुआ है। दिस इज द पर्पस ऑफ इंस्टॉलिंग द स्टेबलाइजर। से यस और नो? यस सर। Yes, sir. आवाज नहीं आई Yes, तो sir. तेज बोलिए, बूढ़ा हो गया हूँ यार, थोड़ा तेज बोलिए। Yes, समझ sir. Yes, यस सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेबलाइजर। ऐसे ही सरकार चाहती है कि हमारी इकोनॉमी स्मूथ चलती रहे, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी स्मूथ चलती रहे, इसमें ज्यादा उछल कूद ना आए। इनकम बहुत ज्यादा गिर जाए तो भी इकोनॉमी के लिए खराब है, एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा अगर इकोनॉमी में है, इनकम में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल चले, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी स्टेबलाइज रहे। इसलिए हमने अपनी इकोनॉमी के अंदर स्टेबलाइजर्स लगाए हुए हैं। तो दिखाओ कहाँ लगे हुए, अभी दिखाता हूँ इकोनॉमी में स्टेबलाइजर कहाँ लगा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हमारी इकोनॉमी के, हम जो अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं, सुनते रहना ध्यान से। हमारे सिलेबस में बहुत सारे ऑटोनॉमस कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम कंपोनेंट्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। जैसे गवर्नमेंट का खुद का एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर्स, लमसम टैक्सेस, ये तो गवर्नमेंट के खुद के कंट्रोल में है। लेकिन एक कंपोनेंट ऐसा है जो सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, दैट इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, सॉरी, दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स। एक ऐसा कंपोनेंट लगा है जो सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकते हैं, ये पेसिमिस्टिक भी हो सकते हैं। इनको अचानक से लग रहा है कि इकोनॉमी में कुछ अच्छा होने वाला है, धड़ धड़ पैसा लगा देंगे। इनको लग रहा है कोई प्रॉब्लम आने वाली है, पैसा अपना बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स अचानक से बढ़ भी सकती है और इन्वेस्टमेंट्स अचानक से कम भी हो सकती है। ठीक है, मैं आपको दो सिचुएशन सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। Alpha G, which is a government expenditure multiplier, also you can say the investment multiplier। ये मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी है। क्या वैल्यू होती है दोस्तों इसकी? 1/1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स। ठीक है, मैं आपको दो सिचुएशन दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं कहता हूं जी हमारी इकोनॉमी में इनकम में, हमारी इकोनॉमी की इनकम में कितना चेंज आएगा अगर हमारी इन्वेस्टमेंट चेंज होएगी? तो आप बोलोगे अल्फा जी, राइट। हमारी इकोनॉमी की इनकम में कितना चेंज आएगा अगर हमारी इन्वेस्टमेंट चेंज होगी? आप बोलोगे डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा जी। अब मैं दो सिचुएशंस आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। केस नंबर 1, केस नंबर, यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू 0.9 है और टैक्स रेट की वैल्यू 40% है। ठीक है, और यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू 0.9 है और टैक्स रेट इज 0। टैक्स रेट 0। तो बेसिकली मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ 0.4 और 0 में। तो अगर आप 0.4 रख के अल्फा जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे दोस्त, यहाँ पे अल्फा जी इज 1/1 माइनस सी प्राइम, दैट इज 0.9, 1 माइनस 0.4, तो इट इज
1 माइनस 0.9 मल्टीप्लाई में 0.6। अच्छा भाई यहाँ पे एक एरर करता है बच्चा, यहाँ पे बोर्ड मास भूल जाता है, वो 1 माइनस 0.9 को लिखता है 1/0.1 मल्टीप्लाई में 0.6 और फिर सॉल्व करता है। ठीक है, ऐसी गलती मत करिएगा प्लीज। समझ रहे क्या गलती कह रहा हूं मैं? ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है आपको। यस सर। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 1 माइनस 0.54, तो इट इज 1/0.46। ये आ गया जी। व्हाट इज द रफली वैल्यू बताने पर रफली कितना होगा ये? 1 डिवाइड बाय 0.46, 2.17 1 divided by 0.46, it is 2.17391304, जितना मेरे कैलकुलेटर मुझे दे रहा है मैंने सारा लिख दिया जी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर अल्फा जी को इवेल्युएट करूं विदाउट प्रोपोर्शनेट टैक्सेस, इट इज 1 माइनस 0.9, 1 माइनस 0 एंड द आंसर इज 10। राइट, ओके। मान लीजिए लेट किया मैंने, लेट देयर इज चेंज इन द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स बाय -1 लाख। अचानक से 1 लाख रुपए से ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट फॉल कर गई, तो यहां बताइए इनकम में कितना चेंज आएगा? 2.17391304 मल्टीप्लाई में, हाँ जी, कितना, -1 लाख। तो यहाँ पे इनकम में कितना चेंज आएगा? इनकम फॉल करेगी कितने से? 2,17,391 रुपए और 304, कुछ ऐसा। और यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ इनकम में कितना चेंज आएगा भैया, 10 मल्टीप्लाई में -1 लाख, that is -10 lakhs is the change in the income। अब मेरे को बस एक बात यहाँ पे बता के चलना है बड़े ध्यान से, क्या गवर्नमेंट किसी इन्वेस्टर को रोक सकती है भाई तू पैसा मत निकाल? अगले की मर्जी, वो निकाल रहा है, अगले को नहीं पसंद इकोनॉमी में पैसा लगाना। तो अगर दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन 1, एक सिचुएशन 2, ऑब्वियसली अगर कोई इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को बाहर निकालता है इकोनॉमी में से, जीडीपी तो गिरेगी। सिचुएशन 1 में वो गिर रही है 2,17,000 समथिंग, और सिचुएशन 2 में गिर रही है 10 लाख। रिलेटिवली बेटर सिचुएशन कौन सी है बताइए? फर्स्ट में। फर्स्ट वाली। तो हुआ क्या, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्सेस ड्यू टू presence of proportionate tax ऑटोनॉमस इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इनकम के ऊपर, वो इम्पैक्ट कम हो गया क्योंकि मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो गई टैक्स रेट की वजह से। समझे आप मेरी बात? अगर मैं आपको एक चीज और यहाँ पर रफ में समझाऊं, ये देखिए अल्फा जी क्या है, -1/c', 1 माइनस टैक्स रेट। अगर मैं इसको चेंज इन अल्फा जी ड्यू टू चेंज इन टैक्स रेट, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको देके जाएगा पॉजिटिव c'। ठीक है, पॉजिटिव c'। दिस नेट आंसर इज 0। व्हाट इट मींस, अल्फा जी एंड टैक्स रेट आर इनवर्सली रिलेटेड। तो अगर इकोनॉमी में टैक्सेस है, प्रोपोर्शनेट टैक्सेस है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू छोटी है, और टैक्सेस नहीं है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बड़ी है। तो इकोनॉमी में अगर कोई ऑटोनॉमस कंपोनेंट चेंज होता है, ईदर इन्वेस्टमेंट्स और एनी अदर कंपोनेंट, तो इनकम में रिलेटिवली कम फ्लक्चुएशंस आएगी
in the presence of proportionate taxes, because proportionate taxes ने multiplier की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया है। समझे मेरी बात? हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी की जीडीपी, हमारी इकोनॉमी की इनकम स्टेबल रहे। कोई फ्लक्चुएशंस हो रही है किसके अंदर? ऑटोनॉमस कंपोनेंट्स में। जैसे बिजली की फ्लक्चुएशंस थी तो हमने लगा दिया स्टेबलाइजर कि जब वो बिजली स्टेबलाइजर से होके गुजरेगी तो ये डिवाइस ठीक चलता रहेगा। तो ये हमारी इकोनॉमी की जीडीपी। बीच में लगा दी हमने प्रोपोर्शनेट टैक्स। एनी फ्लक्चुएशंस इन द ऑटोनॉमस कंपोनेंट का इम्पैक्ट जो इस जीडीपी पे आएगा, इम्पैक्ट खत्म नहीं होएगा, वो इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाएगा because of the presence of the proportionate taxes. So proportionate tax is one of the example of the automatic stabilizers. There are also other automatic stabilizers in the economy, but हमारे सिलेबस में एक ही है। समझ में आती है कहानी? तो due to the presence of proportionate tax, there will be relatively less fluctuations in income due to change in autonomous components. समझे मेरी बात? तो अगर कोई ऑटोनॉमस कंपोनेंट चेंज होता है तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है? जीडीपी के ऊपर। वो इम्पैक्ट रिलेटिवली कम हो जाता है in the presence of proportionate taxes. मैथमेटिकली इसको समझेंगे तो प्रोपोर्शनेट टैक्सेस क्या कर रहा है? मल्टीप्लायर की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है। प्रोपोर्शनेट टैक्सेस क्या कर रहा है? मल्टीप्लायर की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है। इसलिए एनी चेंज इन द ऑटोनॉमस कंपोनेंट विल अफेक्ट द इनकम बाय रिलेटिवली लेसर अमाउंट बिकॉज मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो गई है। दक्ष जी आप सवाल कर सकते हैं। सर इधर बेसिकली वाई मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? वाई इज बेसिकली जीडीपी। हाँ, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप कह सकते हैं। सर तो सर हम इस चीज को सर प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं सर? मतलब प्रैक्टिकली एक बात है, आपने लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सीखा था। हाँ जी। अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो सर्कुलेशन में होता है, वो साइकिल शुरू हो जाता है। तो जब इंक्रीमेंट साइक्लिकली होगा तो डिक्रीमेंट भी साइक्लिकली होगा। सर समझ में नहीं आया सर। अगर इकोनॉमी में से मैंने 100 रुपए की इनकम, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल दी, जैसे 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल दी मैंने, तो हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो गया, इनकम ज्यादा रह गई। वाई ग्रेटर देन ए की सिचुएशन लग गई। आप बोलेंगे अनप्लान इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स है, फर्म्स अपनी प्रोडक्शन को कम कर देंगे। फर्म्स प्रोडक्शन को कम करेंगे, इनकम कम हो जाएगी। फिर इनकम कम होगी तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड कंजम्पशन कम हो जाएगी एंड प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड इनकम स्टार्ट डिक्रीजिंग बाय द मल्टीपल इफेक्ट। ओके सर, समझे आप मेरी बात? अब मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना पड़ेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मल्टीप्लायर। उसके अंदर स्मॉल टी बैठा हुआ है। अगर स्मॉल टी नहीं है तो अल्फा जी की वैल्यू बड़ी है। स्मॉल टी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अल्फा जी कम होता जाएगा, मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होता जाएगा। एनी चेंज इन द ऑटोनॉमस कंपोनेंट का जो इम्पैक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम जीडीपी के चेंज पर, वो इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्सेस। इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्रोपोर्शनेट टैक्सेस है इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स इन द इकोनॉमी। राइट दक्ष? ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। शिव सवाल कर सकते हैं। सर हम किसी भी लमसम टैक्स को ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की तरह बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। मल्टीप्लायर में रोल ही में उसका यस मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट है। भव्य सर मुझे ये पूछना है कि अगर ऐसा तो नहीं होता ना कि मतलब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स लगाते तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट नीली हो जाए? ऐसा तो नहीं कौन सा होगा? टैक्स बहुत ज्यादा लगाएगी? ये जो मतलब इनकम टैक्स है, मतलब प्रोपोर्शनल टैक्स। देखो यार मेरी एक बात समझिए, अगर आप टैक्स रेट बढ़ाते जा रहे हैं
तो उसके और भी तो इम्पैक्ट पड़ेंगे, एक इम्पैक्ट थोड़ा ना होगा। आज आप ऐसे तो अंग्रेजों के टाइम पे कहते हैं जब ब्रिटिश रूलिंग थी तो 97% तक भी टैक्स लिए गए, 97.25% तक भी टैक्स लिए गए। तो आज की डेट में आप इतने टैक्स थोड़ा लगा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन। यस सर। आप इस टॉपिक को समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इनकम पे आने वाले इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। कि इफेक्ट कहां से आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन दी ऑटोनॉमस कंपोनेंट। अगर किसी ऑटोनॉमस कंपोनेंट में कोई फ्लक्चुएशंस हो रही है, चेंज हो रही है, उसकी वजह से जो इनकम पर इंपैक्ट पड़ रहा है, उस इंपैक्ट को रिड्यूस किया जा रहा है। और रिड्यूस कौन कर रहा है? प्रोपोर्शनेट टैक्सेस। मैं कह रहा हूं और भी है हमारे सिलेबस में प्रोपोर्शनेट टैक्सेस, हमको एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर दिखाई दे रहा है। शिव सवाल करिए बेटा, आपका हैंड रेज्ड है। सर अगर हम प्रोपोर्शनल टैक्सेस चेंज ना करना चाहें तो हम एमपीसी को कैसे चेंज करते हैं? एमपीसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, एमपीसी तो कंज्यूमर्स के हाथ में, हाउस होल्ड के हाथ में। गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड कि हम अपनी इनकम में कितना खर्च करना चाहते हैं। गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है एमपीसी। तनिषा, सर जो आपने स्लाइड जिसमें आपने मल्टीप्लायर और टैक्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप शो किया था, दिखा दो प्लीज। एंड सर ऐसे तो अगर गवर्नमेंट अपने आप ही टैक्सेस बढ़ाती जाएगी तो इकोनॉमी डिफ्लेशनरी स्पाइरल में नहीं चली जाएगी? अभी तो मैंने क्या बोला, भव्य जी ने बोला कि ऐसे टैक्स बढ़ता जाएगा तो उसके और भी नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ेंगे। तो ये तो देखो, इकोनॉमी इज अ गेम ऑफ ट्रेड ऑफ। हर चीज का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। अगर कोई चीज ऐसी है जो सिर्फ पॉजिटिव है तो रोज ही उसको करते रहेंगे, तो जो चीज नेगेटिव है इसका इंपैक्ट वो कभी भी नहीं करेंगे। देयर इज अ गेम, ट्रेड ऑफ लगा है, हर चीज में ट्रेड ऑफ लगा है। देव सेना जी। So can interest rate be called an automatic stabilizer? इसको इंटरेस्ट को हाउ हाउ Like सर जब इंटरेस्ट रेट लो होता है तब हमारी इन्वेस्टमेंट्स राइट। आपकी बात में समझ रहा हूं, लेकिन आपने ISLM मॉडल पढ़ लिया इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इन द कीन्स थ्योरी उसने कभी बोला ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। उसने कभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का फंक्शन बनाया ही नहीं है। Here the investments are autonomous. आपकी बात में मान लूंगा, अगर हिक्स थ्योरी में आऊंगा तो मैं सोचूंगा इस बारे में, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को मैं इंटरेस्ट का फंक्शन बोल ही नहीं रहा अभी। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। चलिए टॉपिक समझ में आता है जी। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स क्लियर है? तो मैं फिर लिख रहा हूं, प्रोपोर्शनेट टैक्स इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। Proportionate tax is just one example of automatic stabilizers. ठीक है जी। अच्छा, डेफिनेशन को पूछिए आपसे, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स की डेफिनेशन क्या है? वो मेरे रीडिंग्स में जो मैंने आपको बुकलेट इशू करी है उसके अंदर मेंशन्ड है। बाकी फिर सुन लीजिए। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारी जीडीपी के ऊपर आने वाले इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देता है। किसके इम्पैक्ट? क्या कौन इम्पैक्ट डाल रहा है? ऑटोनॉमस कंपोनेंट का फ्लक्चुएशन। प्लीज यार देखिए, आप लोग कैमरास ओपन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। प्लीज ओपन करिए इसे, प्लीज 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 प्लीज। Next topic we have balanced budget multiplier. Balanced budget multiplier, in short BBM कहेंगे। It's not BlackBerry Messenger। अच्छा, आपकी जनरेशन है तो BBM कभी देखा ही नहीं है। आप तो व्हाट्सएप इंस्टा वाले जनरेशन हो। हम जब थे कॉलेज टाइम में तो व्हाट्सएप वगैरह नहीं हुआ करता, तो ब्लैकबेरी के फोन बहुत ट्रेंडिंग थे, तो BBM हुआ करता था। तो इस ब्लैकबेरी मैसेंजर नहीं है, इट्स बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। ठीक है, ध्यान सुनिए। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? उस एग्जाम्पल के थ्रू चलते चला जाऊंगा। देखना बच्चे, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ और डेफिनेशन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन में सारा कुछ छुपा हुआ है। एक कैमरास ओपन करेंगे
मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की। देखो जी क्या बला है, डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप सुनना ध्यान से डेफिनेशन क्या है। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं इतनी, चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम, चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू change in government expenditure, खाली इतना ही लिखूं, चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये क्या है, अल्फा जी है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। अब इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं, कॉमा, वेयर एंटायर गवर्नमेंट, एंटायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, where entire government expenditure is financed by imposing equal amount of, अगर सिर्फ ब्लू कलर को रीड करूं तो वह है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, और अगर इस पूरे को रीड कर दूं तो वो है बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। डेफिनेशन से कुछ खास खास समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल दूंगा, चीज सब समझ में आएगी। देखिएगा प्लीज, जस्ट लुक एट द स्क्रीन प्लीज, स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी। पीडीएफ आ जाएगी ना, आ जाएगी ना पीडीएफ, झलक जी पीडीएफ आ जाएगी ना, यहाँ फोकस करिए प्लीज। इसकी कुछ अजम्पशंस है, अजम्पशंस एक बार लिख देता हूं, जो मेजर अजम्पशंस है। नंबर 1, प्रोपोर्शनेट टैक्सेस नहीं होने चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनेट टैक्सेस नहीं होने चाहिए। और दूसरा है, इंपोर्ट्स आर नॉट द फंक्शन ऑफ इनकम। देखो हमारे लिए अभी ये काम का नहीं है, बिकॉज हम क्लोज्ड इकोनॉमी बैठे हैं, जब इंपोर्ट की बात ही नहीं कर रहे तो फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, एक लमसम और एक इनकम पे फंक्शन होते हैं, दैट इज द प्रोपोर्शनेट टैक्सेस, ज्यादा प्रोपोर्शनेट नहीं होने चाहिए। सिमिलरली इंपोर्ट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक वो जो इनकम पे डिपेंड नहीं करते, एक वो जो इनकम पे डिपेंड करते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि इंपोर्ट्स नहीं होने चाहिए, है ना, इनकम वाले। यार ये अभी फिलहाल रेलिवेंट नहीं है, फिलहाल आपके रेलिवेंट एजम्पशन क्या है कि जो हमारे प्रोपोर्शनेट टैक्सेस है वो नहीं होने चाहिए। कहता है होगा क्या, डेरिवेशन के साथ सिखाऊंगा, पहले न्यूमेरिकल फिर डेरिवेशन। हमारे पास है कंजम्पशन फंक्शन गिवन, देखिए प्लीज, दिस इज 1000 प्लस 0.6 YD, इन्वेस्टमेंट फंक्शन 2000, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 5000, टैक्सेस 2000, ट्रांसफर्स 1000। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आप निकाल सकते हैं ना, मैंने यहां लिखा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, you can calculate very easily. Do the calculation please, I am waiting. कैलकुलेशन बताइए क्या आंसर आ रहा है, डू इट।
हाँ जी, आंसर बताइए प्लीज। देखो इधर देखिए प्लीज, स्टॉप राइटिंग। देखिए बड़ा सिंप्लीफाइड वे में आपने लिखा जी इक्विलिब्रियम इनकम का फॉर्मूला y इज इक्वल टू अल्फा जी। अच्छा आप ऐसे लिखते हो ना? सर प्रोपोर्शनेट टैक्स 0 है इसमें। बिल्कुल जीरो है, अजम्पशन है मॉडल की। 18,500। वन मंथ टैक्स रेट इनटू में a बार इज व्हाट, c बार प्लस i बार प्लस g बार प्लस c प्राइम ट्रांसफर माइनस c प्राइम लमसम टैक्स, यही है जी। लेकिन प्रोपोर्शनल टैक्सेस ना होने की वजह से मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस टी इज 1 हो गया, 1 माइनस टी इज 1 हो गया ना, टी इज 0, छोड़ दिया हमने उसे। आपने एमपीसी लगाया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी? 0.6। व्हाट इज सी बार? 1000। व्हाट इज आई बार? 2000। व्हाट इज जी बार? 5000। एमपीसी इंटू ट्रांसफर्स करेंगे बेटा, ये कितना है? 0.6 इंटू में 1000 माइनस 0.6 इंटू में 2000, राइट। तो इट इज 2.5 मल्टीप्लाई में कितना आता है दोस्त? ये 1000 और 2000 3000, 3000 और 5 8000, राइट। 8000 प्लस 600 8600, 8600 माइनस 1200 7400। हाँ जी, यस सर। तो 7400 इंटू 2.5 करिए, कितना आ रहा है? 18,500। 18500। 18,500। तो डाउट जी यहाँ तक किसी को? नो। नाउ स्टॉप एडिंग प्लीज 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 प्लीज, नाउ स्टॉप एडिंग प्लीज। अब कॉन्सेप्ट आ रहा है जबरदस्त। बीबीएम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट अब अगर अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे, 100 रुपए 200 रुपए 500 जितने से भी इंक्रीज करते हैं, ऑब्वियसली इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी, है ना। कहते हैं सरकार जितना खर्चा एक्स्ट्रा करेगी उतने अमाउंट का, इक्वल अमाउंट का लमसम टैक्स भी लगाएगी। मतलब इफ जी बार एंड पी बार both increases by same amount, कोई भी अमाउंट 100 200 500 जो आप बोलेंगे वो, मान लीजिए मैंने एक बार लिख दिया both increases by 1000, what will be the change in income? What will be the change in income? तो देखो खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो तो एक अलग बात है, वरना इतनी जबरदस्त मैं कमांड रखता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद को फील होगा हाँ यार कि मजा आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। कहता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है और लमसम टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं, तो इनकम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से दोस्त, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है इनकम भी बढ़ती है, और जब टैक्स बढ़ता है तो इनकम कम होती है, तो नेट चेंज इनकम का कितना आएगा? और जबकि इन दोनों की वैल्यू सेम है, 1000 रुपए से जी बढ़ा है तो 1000 रुपए से टी बढ़ा है, तो बताओ इनकम में क्या चेंज आएगा? अर्शीन कौर, क्या चेंज आना चाहिए इनकम में? सर 1000 रुपए से जी बढ़ा है और आपने क्या बोला? 1000 रुपए से लमसम टैक्स बढ़े है। एक के बढ़ने से इनकम बढ़ती है और एक के बढ़ने से इनकम कम होती है, और इन दोनों का अमाउंट बिल्कुल सेम है, तो इनकम पे क्या चेंज पड़ेगा? 99% बच्चे बोलेंगे सर इनकम पे कोई चेंज नल नहीं हो है, जाएगा। इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, वो इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। 99% बच्चे यही बोलने वाले हैं, राइट। ये आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनके मल्टीप्लायर्स में फर्क है, इनके मल्टीप्लायर्स में फर्क है। अगर जी बढ़ता है तो इनकम इंक्रीजेस बाय अल्फा जी इंटू चेंज इन जी बार, और टैक्सेस अगर बढ़ते हैं तो इनकम डिक्रीजेस
by MPC into alpha G into change in G bar, right? So into change in E bar. मैं बस आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे पूछने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज 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 प्लीज। मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। चेंज इन इनकम, सॉल्यूशन दिखा रहा हूं मैं। चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना होगा, और चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स कितना होगा। इसका मल्टीप्लायर है अल्फा जी और इसका मल्टीप्लायर है माइनस एमपीसी इंटू अल्फा जी, राइट? ओके, हमारे इस क्वेश्चन में अल्फा जी का मतलब क्या है, 1/1 माइनस सी प्राइम। तो यहाँ पे हो गया माइनस सी प्राइम अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम। तो ये हो गया चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमारे पास एमपीसी की वैल्यू अगर आप रखते हो बेटा क्या, 0.6, क्या रखते हो, 0.6। जैसे आप इसकी वैल्यू 0.6 यहां पे रखोगे तो इट विल बी 2.5। हाँ जी, और यहां पे इट इज माइनस 0.6 अपॉन में 1 माइनस 0.6। तो यहां पे जो हमारे पास इनकम का चेंज, जो चेंज इन टैक्स आएगा, दिस इज माइनस 1.5। ये दो वैल्यूज का डिफरेंस आप देख रहे हो, इन दो वैल्यू डिफरेंस कितना है, 1। कितना डिफरेंस है, 1। ये हमेशा ही 1 आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। अगर आप अजम्पशन कंटिन्यू करोगे तो अजम्पशन कंटिन्यू करते ही डिफरेंस हमेशा 1 आएगा। अब एक बात सुनना, आपने यहां बोला अगर डेल्टा जी की वैल्यू 1000 है और डेल्टा टी की वैल्यू भी 1000 है, तो यहाँ इनकम कितने से बढ़ेगी, इफ इट इज 1000 देन इट इज चेंज इनकम इज व्हाट, 2500। और यहाँ पे इनकम का चेंज कितना आएगा, इफ इट इज 1000 माइनस 1500। तो व्हाट इज द नेट चेंज, नेट चेंज इन इनकम इज व्हाट, पॉजिटिव 1000। समझे आप मेरी बात? आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 1000 से बढ़ाया, टैक्स भी 1000 से बढ़ाया, लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लायर्स अलग अलग है। ये इनकम को 2.5 गुना बढ़ा रहा है तो 2500 से बढ़ा दिया, ये इनकम को 1.5 गुना कम कर रहा है तो 1500 से कम कर दिया। तो नेट इनकम में चेंज कितना आएगा, पॉजिटिव 1000 का आएगा, नहीं आएगा? हाँ जी, यस सर। और चाहे तो आप इसके अंदर वैल्यूज रख के चेक कर लो, पुरानी वैल्यू 5000 के बदले आप इसे 6000 कर दो और इस वैल्यू को आप 3000 कर दो, करके देख लीजिए। चाहे आप 5000 की गवर्नमेंट एक्सपेंस के बदले 6000 कर दीजिए और लमसम टैक्स जो 2000 था उसको 3000 कर दीजिए, ये आंसर आपका 19500 ही आएगा, फॉर श्योर, लिख के देता हूं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है वो समझिए। सारथी अभी आ रहा है, एक मिनट टाइम दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है सुनिए ध्यान से, देखिए प्लीज। ध्यान से समझने की कोशिश करना प्लीज। जो आपने मैथमेटिकल सीखा वो हम कंसेप्चुअल सीखना चाहते हैं। व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर increases, income increases by alpha g into change in G bar. When government expenditure increases, income increases by alpha g into change in G bar. That is, change in income is equals to alpha g into change in G bar. ठीक है? When lump sum tax increases, income decreases by C prime alpha g into change in G into change in T bar. तो डिक्रीज है तो मैं नेगेटिव लगा के चल रहा हूं, दैट इज चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू माइनस C प्राइम अल्फा g into change in this. विदाउट यहां तक। अब मेरी एक बात सुनना,
मैं आपको रफ में एक चीज बताता हूं, सरकार की बेटा फिस्कल पॉलिसी होती है, क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी एक सरकार का टूल है जो इनकम को कम ज्यादा करता है। इट इज द पॉलिसी ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब टैक्स। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, इसको देखता है। ये एक्सपेंशनरी भी हो सकती है और ये कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकती है। इट कैन बी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी क्या होती है? जिस हम कुछ करें और उसकी वजह से इनकम बढ़ जाए। हम कुछ करें और जिसकी वजह से इनकम बढ़ जाए। कैसे कैसे? विच रिजल्ट्स इन इनकम इंक्रीज, उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इनकम, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसके टूल्स क्या है? ऐसा सरकार क्या करेगी कि ऐसा हो जाए? सरकार चाहे अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा के इनकम बढ़ा सकती है और टैक्सेस को कम करके इनकम बढ़ा सकती है। इनकम कम करनी है, सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है या टैक्सेस को बढ़ा सकती है। तो दीज आर द टूल्स ऑफ द एक्सपेंशनरी एंड टूल्स ऑफ द एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी। इस बीबीएम के अंदर आपने जी को बढ़ाया है, मतलब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगी है। आपने एट द सेम टाइम टैक्सेस को भी बढ़ाया है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी भी लगी है। लेकिन इन दोनों का इंपैक्ट अलग अलग है। अब देखो ध्यान से, इनकम बढ़ रही है इतने से, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी इफेक्ट ऑन इनकम। क्या बोलेंगे इसे? एक्सपेंशनरी इफेक्ट ऑन इनकम। और इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट ऑन इनकम, कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट ऑन इनकम। मेरे को कॉमन सेंस सुनना बच्चे ध्यान से, एक सेकंड प्लीज स्टॉप राइटिंग, जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स। इनकम बढ़ेगी कितने से? इतनी वैल्यू से। कम होगी कितने से? इतनी वैल्यू से। तो नेट इनकम में मैं इन दोनों इक्वेशंस का टोटल नहीं कर रहा, सुन लीजिए। मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन ब्लॉकिंग का टोटल नहीं कर रहा। टोटल करूंगा तो लेफ्ट साइड में 2 डेल्टा वाई आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? टोटल चेंज इन इनकम। इनकम में टोटल कितना चेंज आएगा? अल्फा जी इंटू चेंज इन जी बार माइनस एमपीसी अल्फा जी चेंज इन जी बार। मैंने नेट चेंज देखा कि नेट इनकम में कितना चेंज आ रहा है। देखिए प्लीज एक बार, इसमें से मैंने क्या किया, अल्फा जी को बाहर निकाल दिया। वी आर लेफ्ट विद डेल्टा जी माइनस सी प्राइम डेल्टा टी। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? डेल्टा जी माइनस सी प्राइम डेल्टा जी। कहते क्यों लिख सकते हो भैया? बिकॉज हमने साफ साफ बोला है जितने का टैक्स लगेगा उतने का ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पे डेल्टा जी को भी कॉमन निकाल दिया, अल्फा जी को भी कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया 1 माइनस सी प्राइम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा अल्फा जी? इट इज 1 अपॉन 1 माइनस सी प्राइम। ऑब्वियसली हमने अज्यूम क्या किया है, हमारा एमपी टैक्स रेट 0 है, ये कैंसिल आउट हो गया। इज इक्वल टू डेल्टा जी। व्हाट इट मीन्स कि जितने अमाउंट से आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, इक्वल अमाउंट से क्या बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी। यहाँ पर भी देखो यही हुआ था ना, अगर आपने 1000 रुपए से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, 1000 रुपए से टैक्स बढ़ाया है, तो इनकम भी एग्जैक्टली कितने से बढ़ी थी? 1000 से बढ़ी थी ना। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरीका और सिखाता हूं मैं आपको। इट इज व्हाट? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा जी बार इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड budget multiplier. The value of BBM is always 1. The value of BBM is always 1. Conditions apply. Small t 0. Small t 0. अब मुझे एक बात बताओ, stop writing, just look at the screens please, 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 please. इधर देखिए, पीछे यहाँ देखो।
इनकम बढ़ रही है कितने से? अल्फा जी से। इनकम कम हो रही है कितने से? माइनस सी प्राइम अल्फा जी से। ठीक है, इट इज 1/1 माइनस सी प्राइम एंड दिस इज माइनस सी प्राइम अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम। इतने टाइम्स इनकम बढ़ेगी, इतने टाइम्स इनकम कम होएगी। एग्री करते हो? और ये दो तो सेम ही रहेंगे ना, these two are equal, तो इनकी वैल्यू मैटर नहीं करती। तो नेट कितने टाइम इनकम बढ़ रही है? अगर एक बात समझ, एग्जांपल, अगर एमपीसी की वैल्यू 0.9 है, एमपीसी की वैल्यू 0.8 है, 0.6, कुछ भी आपका जो मन करे वो रखो, एमपीसी की वैल्यू 0.5 है, कुछ भी रखो वैल्यू जो आपका दिल करता है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए? इट इज 10, इट इज 2.5 एंड इट इज 2, इट इज 9, इट इज 1.5, इट इज 1। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने इसमें से 1 लेस करा है, बस 1 लेस किया है, आएगा 100% वही, क्योंकि मेरा कंसेप्ट है। यानी इन दोनों मल्टीप्लायर्स के बीच में 1 का गैप है, 1 टाइम। अगर ये 10 गुना बढ़ाएगा तो वो 9 गुना कम कर देगा। वो क्या करेगा? 9 गुना कम कर देगा, तो 1 टाइम तो इनकम बढ़ी जाएगी। अगर ये 2.5 गुना बढ़ाएगा तो ये 1.5 गुना कम कर देगा, 1 टाइम बढ़ जाएगा। ये 2 गुना बढ़ाएगा, वो 1 टाइम कम कर दे, डिफरेंस 1 का है। आप खुद चेक कर लो ना डिफरेंस है या नहीं है। 1/1 माइनस सी प्राइम माइनस सी प्राइम 1 माइनस सी प्राइम, एलसीएम लोगे तो लाला जी क्या आएगा? आंसर 1 आएगा ना। इन दोनों के मल्टीप्लायर्स में 1 का गैप है, तो इसलिए इनकम एक्चुअल में 1 टाइम बढ़ जाती है। समझा मेरी बात? लेकिन ये 1 का गैप तभी है जब t 0 है। If small t is not 0, then gap should be less than 1. If small t is not 0, if proportionate x's are there, then their gap is not 1. Then gap will be less than 1. In that scenario, the value of BBM is not 1. The value of BBM will be less than 1. Right? अब जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखिए भैया, आप कहते हो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस जब बढ़ेगा तो 2.5 गुना इनकम बढ़ेगी, और यहाँ पे टैक्स बढ़ेंगे और 1.5 गुना इनकम कम हो जाएगी। एक बार तो इनकम बढ़ जाएगी ना भाई, 2,500 रुपए बढ़ी, 1,500 कम हुई, तो 1,000 तो बढ़ी गई। नहीं समझे बात को? अब भी एक्सपेंशनरी इफेक्ट इनकम पे है वो ज्यादा है किससे? कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट से। क्यों हो जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर ज्यादा है किससे? टैक्स मल्टीप्लायर से, इसलिए नेट इनकम बढ़ती है। और इन दोनों के मल्टीप्लायर में 1 का ही डिफरेंस है, इसलिए उतने ही टाइम इनकम एक्चुअल बढ़ती है, प्रोवाइडेड प्रोपोर्शनल टैक्सेस आर 0। समझ में आती है दोस्त कहानी? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बीबीए, राइट गाइस? अरे बोलो। यस अब एक बात सुनो, अगर मैं इसको रीड करूं सिर्फ ब्लू वाले को, तो ये अल्फा जी है, change in income due to change in government expense, it's alpha G. But change in income due to change in government expenditure, where entire government expenditure financed by imposing the equal amount of lump sum taxes, this is BBM, this is BBM, this is 1, उसकी value 1 है, again provided with these two assumptions. If proportional taxes are present, then BBM की value 1 से छोटी होती चली जाएगी। क्यों छोटी होती चली जाएगी? क्योंकि इनके बीच जो डिफरेंस जो निकलेगा ना, दिस शुड बी लेस देन 1। इनकम जो इंक्रीज होगी वो 1000 से नहीं होगी, फिर 900 से 800 से 700 से ऐसे कुछ होगी। समझ में आते दोस्त कहानी यहां तक? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, राइट गाइस? कोई दिक्कत परेशानी? एक छोटा सा टॉपिक और है, अभी है मेरे पास 15 मिनट, एक और करा देता हूँ। देखिए आज छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे करे हैं ना, देखिए। सेविंग फंक्शन को लेकर के कुछ डिस्कस करते हैं। सेविंग फंक्शन, एंड आई एम गोइंग बैक टू दी 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, 2 सेक्टर मॉडल पे आगे वापस से 2 सेक्टर मॉडल। आप कहते हो सेविंग क्या होता है?
कहते इनकम में से जो हमने कंज्यूम कर लिया, इनकम में से जो हमने कंज्यूम कर लिया। कंजम्पशन फंक्शन क्या है जी टू सेक्टर मॉडल का? सी बार प्लस में सी प्राइम वाई। तो सेविंग फंक्शन इज व्हाट? वाई माइनस सी बार माइनस सी प्राइम वाई। तो सेविंग फंक्शन हो गया माइनस सी बार प्लस 1 माइनस एमपीसी इंटू वाई, दिस सेविंग फंक्शन। एंड दिस 1 माइनस एमपीसी इज व्हाट? हाँ जी, क्या है ये? मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक सेविंग फंक्शन ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट से, सिर्फ आपको समझाने के वास्ते। ये 45 डिग्री लाइन है जी, ये कंजम्पशन फंक्शन, ये इनकम फंक्शन, ये y इज इक्वल टू सी, ये 45 डिग्री लाइन। ये कंजम्पशन फंक्शन स्टार्टिंग विद सी बार, ये ओरिजिन। कोई दिक्कत? यहाँ पे मैं सेविंग फंक्शन डिराइव करना चाह रहा हूँ। जिस समय इनकम और कंजम्पशन बराबर है उस समय सेविंग कितनी होगी जी? 0। और जिस समय इनकम 0 है तो सेविंग कितनी होगी? माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हाँ जी, यस इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूंगा तो ये सेविंग फंक्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? बचपन पढ़ा हुआ आपने, स्कूल में पढ़ा होगा, अभी सेविंग फंक्शन ऐसा होता है। अच्छा, अब मैं लीकेजेस इंजेक्शन अप्रोच या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहते हैं इक्विलिब्रियम बाय सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसको हम लीकेजेस इंजेक्शंस अप्रोच भी कहते हैं। सेविंग्स आर लीकेजेस एंड इन्वेस्टमेंट्स आर इंजेक्शंस। देखिए ध्यान से, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी वही है, एग्रीगेट आउटपुट इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, दैट इज y इज इक्वल्स टू a। इनकम का क्या करोगे टू सेक्टर मॉडल में? या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स, सी कैंसिल हो गया, तो सेविंग्स आर इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट्स। ये मेरे पास एक इक्विलिब्रियम कंडीशन निकल के आई। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक डायग्राम बनाया। मैंने कहा भैया ये इनकम, मुझे यहाँ पे सेविंग फंक्शन भी दिखाना है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिखाना है। सेविंग फंक्शन तो ऐसे नीचे से निकल के जाएगा, ये हमारा सेविंग फंक्शन हो गया। इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनॉमस, ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया। तो जहां ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इट इज माइनस सी बार, इट इज आई बार। तनिषा जी सवाल कर सकते, काफी देर से हैंड रेज था आपका। तो एक सेकंड बस प्रीवियस स्लाइड दिखा दो प्लीज। सेविंग फंक्शन क्या हो गया, समझ में आ गया? सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हेल्प से क्या हो गया बेटा? इक्विलिब्रियम कैसा था? मेरे को ये नहीं समझाना है आपको, ये तो आपको आता है, स्कूल में पढ़ा होगा आपने। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। दक्ष सवाल कर सकते हैं। सो वो इक्विलिब्रियम बाय सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बाद थोड़ा बता दो, थोड़ा समझ सा नहीं आया। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? एग्रीगेट आउटपुट इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। टू सेक्टर मॉडल में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इनकम का क्या यूज करेंगे? या तो आप कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। कंजम्पशन कंजम्पशन कैंसिल, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। या सेम फंक्शन ड्रॉ किया, इन्वेस्टमेंट फंक्शन ड्रॉ किया, जहां इक्वेट किया, बात खत्म, इक्विलिब्रियम आ गया। बिना समझ वाली बात ही नहीं कोई। बेसिक से मैंने जो लोग मैंने अभी पढ़ाना मैं स्टार्ट नहीं किया, मैं तो बेसिक बताया अभी, तो खाली मैंने। आई बार आएगा, आई आएगा ऑनलाइन। मैडम आई बार लिखो, आई लिखो, एक ही बात है, ऑटोनॉमस ही है, वन एंड सेम थिंग। अब जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं वो सुनना ध्यान से प्लीज। मुझे ये बताओ व्हाट इज द स्लोप, और ये इसकी स्लोप भी है ना, द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। एमपीएस इज द स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन। अगर आप यहाँ पे चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम कैलकुलेट करोगे, 1 माइनस एमपीसी आएगा या नहीं आएगा? दिस इज द स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन, राइट?
अब यहाँ पे कंसेप्ट लगता है इकोनॉमिक्स का, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, पैराडॉक्स ये बना है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। एक लेमैन जिसको इकोनॉमिक्स नहीं आती, बेसिकली हु इज नॉट अ पीएमजी स्टूडेंट, तो वो क्या कहता है कि अगर हम इकोनॉमी में सेविंग्स करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है अगर हम सेविंग्स करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बताना चाहते हैं आप लोगों को, देखना मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, मैंने कॉपी करा डायग्राम यहाँ पे, और ये डायग्राम मेरे पास यहाँ आ गया जी, ठीक है। मैं कहता हूं अगर कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक, इफ MPS increases or you can say MPC decreases, लोगों ने खर्च करना कम कर दिया, लोगों ने खर्च करना क्या कर दिया, कम कर दिया, सेविंग्स ज्यादा करते, tends to save more, people households tends to save more, what it means, MPS increases, MPS increases, MPC गिरेगा तो MPS तो बढ़ेगा बढ़ेगा, तो स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन बढ़ जाएगी, और जैसे स्लोप बढ़ेगी फंक्शन बिकम्स रिलेटिवली स्टीपर, द न्यू सेविंग फंक्शन, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम इनकम। तो अगर इकोनॉमी में आप सेविंग्स को बढ़ाओगे तो एक्चुअल जीडीपी गिर जाएगा। जनरली लोग सोचते हैं कि अगर सेविंग बढ़ेगी तो देश की तरक्की होगी, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा नहीं। इसलिए मैं लास्ट क्लास में क्या कहा था, गो एंड स्पेंड मनी, गो एंड स्पेंड मनी, जितना ज्यादा स्पेंड करोगे उतना ज्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स जीडीपी बाय द एक्सपेंडिचर मेथड, गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो एक नॉर्मल थिंकिंग जो है वो कहता है, एक नॉर्मल पर्सन जो है वो क्या सोचता है कि जितना ज्यादा हम सेव करेंगे, जितना ज्यादा हम सेव करेंगे उतना ज्यादा हमारी जीडीपी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा आप सेव करेंगे, अगर एमपीएस आप बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी का जीडीपी कम होता चला जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लायर की वैल्यू गिर रही है, मल्टीप्लायर की वैल्यू गिर रही है, इकोनॉमी में लीकेजेस हो रही है। समझ में आते हैं? तो दिस कॉन्सेप्ट इज सेड टू बी द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, राइट? से यस और नो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. I'm stopping the video here.